तो दोस्तों आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए मॉडल वर्ब्स में यदि हम हैव जोड़ दें तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल कर आएगा, यानी कि मॉडल वर्ब्स प्लस हैव। तो इसको ही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इसमें हम वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, will have, must have, used to have, might have और may have इन सभी को देखेंगे। यानी कि ये पूरे 9 के 9 टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वुड हैव को। तो चलिए जानते हैं वुड हैव का यूज हम कब करेंगे और इसका सेंस क्या होता है। तो देखिए वुड हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। तो देखिए इन दोनों सेंस के लिए हम वुड हैव का यूज करेंगे। अगर हमें कहना है किसी के पास कुछ होगा तो इस सेंस के लिए हम वुड हैव का यूज करेंगे। ये तो हुआ वुड हैव का एक अलग यूज और इसका दूसरा यूज जो है वो काम कर चुका होगा इसके सेंस के लिए होगा। ये दोनों सेंस अलग अलग है। अब देखिए कोई काम कर चुका होगा, इसका यूज हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करेंगे कि प्रेजेंट में कोई इस वक्त तक काम कर चुका होगा। उसी तरह पास होगा, इसका यूज भी हम प्रेजेंट में किसी के पास कुछ चीज होगी ये दिखाने के लिए करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सो स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी है ये काम कर चुका होगा इस वाले सेंस के लिए ही यूज करनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली काम का मतलब ही वर्ब होता है। अब देखिए ये जो है पास होगा इसके लिए हम यहाँ पर V3 को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। इसके स्ट्रक्चर के लिए केवल लास्ट में नाउन वगैरह आ जाएंगे। तो चलिए अब इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है उसके पास पेन होगा। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसके पास कोई चीज होगी, उसके पास पेन होगी। ये जो चीज हम बोल रहे हैं ये हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। मेरे बोलते टाइम इस वक्त मैं कह रही हूँ कि उसके पास पेन होगी प्रेजेंट में। अब देखिए ये चीज इससे मैच होगी कि कोई चीज किसी के पास होगा या होगी। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। ही वुड हैव अ पेन, ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगी या फिर उसके पास पेन होगा। तो देखिए उसके यानी कि सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने वुड हैव का यूज किया है जो कि यहाँ पर मॉडल वर्ब है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज की है हमने, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था पास होगा वाले सेंस के लिए हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि सिर्फ किसी के पास कुछ है, कोई चीज है, यहाँ पर कोई काम हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। लास्ट में केवल नाउन आएगा, जैसे कि यहाँ पर अ पेन आया है तो यहाँ पर नाउन जो है वो पेन है, इसीलिए हमने यहाँ पर लास्ट में ए पेन लिख दिया है। और देखिए लास्ट में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसीलिए हमने इसके लास्ट में कुछ लिखा ही नहीं है। तो उसके पास पेन होगा इसे हम कहेंगे इंग्लिश में ही वुड हैव अ पेन। अब देखिए हम देखेंगे काम कर चुका होगा इस वाले सेंस का एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह सो चुका होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेजेंट में उसने सोने का काम कर दिया है, मतलब वो सो चुका है। तो अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही वुड हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, वुड हैव यहाँ पर आया है जो कि मॉडल वर्ब है, और सो चुका होगा यहाँ पर सोना ये हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हमने स्लीप इस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट यूज की है।
तो वह सो चुका होगा। ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनेगा वुड हैव का यूज करके? ही वुड हैव स्लेप्ट। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए हमने लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो हम स्लेप्ट के बाद में ऑब्जेक्ट को यूज करते। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो देख चुके होंगे या फिर वे देख चुके होंगे, यानी कि इसका सेंस इस तरह से भी हो सकता है कि उन्होंने देख लिया होगा। तो ये सभी जो बातें हैं ये हमारी प्रेजेंट को लेकर हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में हम पॉसिबिलिटी जता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। वो देख चुके होंगे या फिर वे देख चुके होंगे, इसे कहेंगे दे वुड हैव सीन। दे वुड हैव सीन। तो उन्होंने खा लिया होगा, उन्होंने खेल लिया होगा, वे जा चुके होंगे। इस तरह के सेंस के लिए हम वुड हैव को यूज करते हैं। तो इस तरह का जो सेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट में कोई कार्य हो चुका होगा, तो इस वाले सेंस में हम यूज करेंगे वुड हैव इस मॉडल वर्ब का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वुड हैव के दो सेंस है। पहला है किसी के पास कोई चीज होगी, यानी कि पास होगा इस वाले सेंस के लिए, और दूसरा सेंस जो है वो है कोई काम कर चुका होगा। इस वाले सेंस के लिए भी हम वुड हैव का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब समझ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि है शुड हैव। तो चलिए अब देखते हैं शुड हैव का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। तो इसके भी वुड हैव की तरह दो मीनिंग निकलते हैं, जो कि पहला है पास होना चाहिए और दूसरा है चाहिए था। तो पास होना चाहिए ये वाला सेंस हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और चाहिए था ये हो गया इसका पास्ट वाला सेंस। तो जो स्ट्रक्चर हमने वुड हैव के लिए यूज किया था, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हमको इसके लिए भी यूज करना है। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर आएगा शुड हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए वुड हैव के जगह इस स्ट्रक्चर में शुड हैव आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम चाहिए था वाले सेंस के लिए यूज करेंगे, और ये जो है यहाँ पर पास होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें कहना होगा कि किसी के पास कुछ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमारी वर्ब यूज नहीं होगी, बल्कि इस वाले सेंस के लिए हम केवल नाउन का यूज करेंगे। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। शुड हैव को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहना है तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो इसका यहाँ पर मतलब होता है कि ये चीज आपके पास में प्रेजेंट में होनी चाहिए। यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। बल्कि इसका यहाँ पर मतलब होता है कि प्रेजेंट में, यानी कि इस समय जब मैं बोल रही हूँ, तो इस समय प्रेजेंट में आपके पास किताब होनी चाहिए। तो इसकी जो इंग्लिश है वो बनेगी यू शुड हैव अ बुक। यू शुड हैव अ बुक, यानी कि इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे वहां जाना चाहिए था। उसे वहां जाना चाहिए था। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। उसे वहां जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर। ही शुड हैव गॉन देयर। उसे वहां जाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड नंबर का सेंटेंस है, यानी कि उसे वहां जाना चाहिए था, ये बना है इस वाले से, यानी कि चाहिए था इस वाले सेंस के साथ। इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है, यानी कि गॉन को यूज किया है। गो, वेंट, गॉन, इस तरह से। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है, कि किस सेंटेंस में वर्ब है और किस सेंटेंस में नहीं है, तो इसे कैसे पहचाना जाए। तो देखिए यहाँ पर काफी सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले सेंटेंस में बोला गया है कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, केवल हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वर्ब का यूज नहीं होगा इस सेंटेंस में, यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में, इसलिए हमने
वर्ब का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रही है। तो इस वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया है, V3 का यूज नहीं किया है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस में यानी कि सेकेंड वाले सेंटेंस में कार्य हो रहा है जाने का, यानी कि उसे वहां जाना चाहिए था। जाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, जाने की एक्शन यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जाना, गो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज किया है। ओके, पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर उसमें केवल ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका केवल हम हाँ या ना में ही जवाब दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की एक्शन नहीं हो रही है। पर यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जाने का कार्य और जाने की क्रिया हो रही है, इसलिए उसे वहां जाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश होगी ही शुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे उसे बुलाना चाहिए था। मुझे उसे बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, आई शुड हैव कॉल्ड हिम। आई शुड हैव कॉल्ड हिम, यानी कि मुझे उसे बुलाना चाहिए था। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको शुड हैव का यूज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें हम अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि है कुड हैव। तो यहाँ पर देखिए कुड हैव के भी दो सेंस निकल कर आते हैं। उसमें से पहला है कर सकते थे, और कुड हैव का यहाँ पर दूसरा सेंस है कि पास हो सकती थी, यानी कि कोई काम कर सकते थे या फिर कोई चीज किसी के पास हो सकती थी। इन दोनों के सेंस में हम कुड हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर कर सकते थे वाला जो सेंस है ये हम पास्ट में बात करने के लिए यूज करेंगे, यानी कि पास्ट में कोई काम हम या फिर कोई और कर सकता था, इसके लिए और कोई चीज आपके पास में हो सकती थी। तो ये वाला जो सेंस है ये भी पास्ट के लिए ही निकल कर आएगा कि पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता था, इस तरह से। और कुड का यूज ही हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही है जो पिछले दो वालों के लिए हमने देखा था, यानी कि वुड हैव और शुड हैव के लिए देखा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, तुम वहां जा सकते थे। तो ये बात जो हो रही है वो हम पास्ट में कर रहे हैं, यानी कि हम पास्ट के लिए बात कर रहे हैं कि यानी कि यहाँ पर पास्ट के लिए बात हो रही है कि तुम वहां जा सकते थे। तो देखिए इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू कुड हैव गॉन देयर। यहाँ पर गो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है कि तुम वहां जा सकते थे, है ना। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म गॉन आई है, तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कार हो सकती थी। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, ये बात भी हम पास्ट के लिए कर रहे हैं कि पास्ट में तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। तो देखिए इसकी इंग्लिश किस तरह से होगी, इसकी इंग्लिश होगी यू कुड हैव अ कार। यू कुड हैव अ कार, यानी कि तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब को यूज ही नहीं किया है, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर केवल हम कह रहे हैं पास्ट में कि तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमने वर्ब को ना यूज करते हुए नाउन को यूज किया है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है वह यहाँ आ सकता था। वह यहाँ आ सकता था, यानी कि आप इस काम को पास्ट में कर सकते थे। अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ही कुड हैव कम हियर। ही कुड हैव कम हियर, वह यहाँ आ सकता था। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे बना सकते हो।
तो इस तरह से पास्ट में आप कोई कार्य, कोई काम कर सकते थे या फिर कोई चीज पास्ट में आपके पास हो सकती थी, इसके लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। ओके, सो आई होप गाइज यहाँ पर आप कुड हैव का भी यूज समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कैन हैव। कैन हैव। तो गाइज अब हम कैन हैव के मतलब को जान लेते हैं। कैन हैव का मतलब होता है नहीं कर सकता या फिर पास हो सकते हैं। इन दोनों सेंस में हम कैन हैव को यूज करते हैं। अब ये जो कैन हैव का यूज है ये हम प्रेजेंट के लिए करेंगे, और जो पिछला हमने कुड हैव पढ़ा है उसका यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, उसका यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। तो प्रेजेंट में आपके पास कुछ हो सकता है, इसको बताने के लिए हम यहाँ पर कैन हैव को यूज करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा सेंस जो यहाँ पर हमने लिखा है वो है नहीं कर सकता। तो कैन हैव को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादातर यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ज्यादातर नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को ही लिखा है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम वहां नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ पर हमारा सेंस बन रहा है कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, यानी कि तुम वहां पर नहीं जा सकते। तो देखिए इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में, यू कैन नॉट हैव गॉन देयर। यू कैन नॉट हैव गॉन देयर। तुम वहां नहीं जा सकते। तो इस तरह से जो इनकार करने वाला सेंस है, मना करने वाला सेंस है, ये हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वह कार नहीं खरीद सकता। अब देखिए इस वाक्य में काम हो रहा है, एक्शन क्रिया हो रही है, और वो किस चीज की, कार को खरीदने की। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्वियसली हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी कि वर्ब को यूज करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस बनकर आएगा, ही कैन नॉट हैव बॉट अ कार। ही कैन नॉट हैव बॉट अ कार, यानी कि वह कार नहीं खरीद सकता, वह कार नहीं खरीद सकता। ही कैन नॉट हैव बॉट अ कार। तो इस तरह से यहाँ पर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया है, बाय इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट का यूज करके। बाय इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। वह कार नहीं खरीद सकता, ही कैन नॉट हैव बॉट अ कार। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास घड़ी हो सकती है। तुम्हारे पास घड़ी हो सकती है। अब इसकी इंग्लिश बनेगी, यू कैन हैव अ वॉच। यू कैन हैव अ वॉच, यानी कि उसके पास घड़ी हो सकती है। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया है। केवल हमने इस वाक्य में नाउन यानी कि घड़ी, वॉच का यूज किया है। तो इस तरह से हम कैन हैव का यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल हैव। चलिए अब हम विल हैव को देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर चुका होगा। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, और देन लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि विल हैव का यूज हम फ्यूचर में कोई चीज होगी, इसकी जब हम कल्पना कर रहे होते हैं तब हम करेंगे विल हैव के यूज को, विल हैव को। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, उसके पास पेन होगा। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसके पास एक पेन होगी, यानी कि भविष्य में उसके पास पेन होगी, इसकी हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। ओके, तो उसके पास पेन होगा, इसे हम कहेंगे he will have a pen। he will have a pen। और अगर देखिए आपको अगर ये कहना है प्रेजेंट में कि उसके पास पेन होगा, प्रेजेंट के लिए जब आप बात करोगे तब हम वुड हैव को यूज करेंगे, जैसे कि he would have a pen, यानी कि उसके पास पेन होगा लेकिन प्रेजेंट में। तो तब हम
वुड हैव का यूज करेंगे, और जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होंगे, फ्यूचर की कल्पना कर रहे होंगे, तब हम विल हैव को यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है विल हैव और वुड हैव इन दोनों के बीच में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वह खेल चुका होगा। वह खेल चुका होगा यानी कि वह फ्यूचर में आने वाले टाइम में खेल चुका होगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे he will have played। he will have played यानी कि वह खेल चुका होगा। इसी तरह का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो देख चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी they will have seen। they will have seen यानी कि वह फ्यूचर में देख चुके होंगे। इसकी हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, तो वो देख चुके होंगे, इसे हम कहेंगे they will have seen। तो इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा। मस्ट हैव इसका मतलब होता है जरूर होगा। अब मस्ट हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये पता होता है कि कोई चीज जरूर होने वाली है या फिर होगी, तब हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने सीखे हैं उसमें केवल हम पॉसिबिलिटी जता रहे थे, यानी कि कोई संभावना हम बता रहे थे केवल। पर मस्ट हैव में पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में हम पक्का श्योर होते हैं, तब हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके पास कार जरूर होगी या फिर उसके पास जरूर कार होगी। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मस्ट हैव का यूज करके ही मस्ट हैव अ कार यानी कि उसके पास कार जरूर होगी। ही मस्ट हैव अ कार। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में 100% पता है कि उसके पास कार जरूर होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर मस्ट हैव का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह जरूर खेल चुका होगा। वह जरूर खेल चुका होगा। इसे कहेंगे he must have played। he must have played। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम जरूर पढ़ चुके होंगे। तुम जरूर पढ़ चुके होंगे। You must have studied। You must have studied। तुम जरूर पढ़ चुके होंगे। अब देखिए मस्ट हैव के जगह पर हम विल हैव या फिर वुड हैव भी यूज कर सकते हैं, पर इन दोनों की पॉसिबिलिटी जो है वो संभावना जो है वो कम होगी। पर मस्ट हैव हमें ये बताएगा कि उस चीज की पक्की पूरी श्योरिटी है। ओके, चलिए अब इसी में हम हमारा अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा। शायद होगा यानी कि मे हैव। अब बाकियों की तरह इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज उसके पास शायद कार होगी। उसके पास शायद कार होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें पक्का पता नहीं है कि उसके पास में कार है भी या नहीं, पर हम ये जता रहे हैं कि शायद होगी। यहाँ पर भी हम पॉसिबिलिटी जता रहे हैं। तो इस तरह से जब हमें संभावना जतानी होती है तब भी हम मे हैव का यूज करते हैं। तो उसके पास शायद कार होगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही मे हैव अ कार। ही मे हैव अ कार। उसी तरह से वह शायद खेल चुका होगा। ही मे हैव प्लेड। उसके बाद तुम शायद पढ़ चुके होंगे, इसे कहेंगे यू मे हैव स्टडीड। यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हो। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव इसका मतलब होता है हुआ करता था या फिर किया करते थे। हुआ करता था या फिर किया करते थे। देखिए आपने अब तक यूज टू को सुना होगा, यूज टू के यूज को सुना होगा। यूज टू का मीनिंग ये होता है कि पास्ट में कोई कार्य हुआ करता था। ये हुआ यूज टू का मीनिंग। पर अब यहाँ पर लिखा है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू के साथ में हमने हैव को जोड़ दिया है।
तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी के पास में पास्ट में कुछ हुआ करता था। तो इस तरह का सेंस इसमें निकल कर आएगा। तो चलिए अब हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका हम सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है उसके पास कार हुआ करती थी। उसके पास कार हुआ करती थी, यानी कि पास्ट में उसके पास में कार हुआ करती थी। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे he used to have a car। he used to have a car। उसके पास पास्ट में कार हुआ करती थी। फिर अगर कहना है पास्ट में मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो इसे हम कहेंगे I used to have a book। I used to have a book। मेरे पास किताब हुआ करती थी। मेरे पास किताब हुआ करती थी। नेक्स्ट इज उसके पास बाइक हुआ करती थी। He used to have a bike। He used to have a bike। उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई हो। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे इस वीडियो को लेकर, तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश यार्न। Stay connected. Thank you so much for watching this video guys. Bye bye and take care.